भारत में ऐसा हुआ तो एक दिन पहले आजाद हुआ था पाकिस्तान। पाकिस्तान में सत्ता का हस्तांतरण कैसे हुआ, ये सवाल है। जो सत्ता का हस्तांतरण को लेकर जो एक नई बात जो आई है वो किसी भी किताब में दर्ज नहीं है कि इस तरह से माउंटबेटन ने सेंगोल देकर नेहरू को सत्ता का हस्तांतरण किया था। पहली बात ये कहीं ये चर्चा नहीं सामने आई है कि जो चोलों के जो सबसे बड़े 3 महान राजा थे, राजराज चोल के बाद उनके बेटे राजेंद्र चोल और राजेंद्र चोल के बाद उनके बेटे राजाधिराज चोल, इन तीनों में कहीं ये नहीं होता है कि जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया और सिंहासन लिया तो कहीं भी ये नहीं हुआ कि अमुक मंदिर के या उप पुजारी ने उनको राजदंड देकर या संगोल देकर उनको वो किया। पाकिस्तान एक दिन पहले बना था, सत्ता हस्तांतरण दोनों तरफ हुआ है। तो माउंटबेटन ने उनसे भी पूछा होगा कि आपका सत्ता हस्तांतरण कैसे किया जाए। राजदंड जैसे शब्द का प्रयोग ही नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। आपको सत्ता जनता सौंपती है, आपको कोई राजा या पुरोहित या मंदिर का पुरोहित, आपको ये राजतंत्र नहीं है कि कोई गदा भेंट कर दिया और आप ले लिया और भारत के शासक हो गए। पालन कीजिए। राजधर्म के पालन तो इन्होंने 9 साल में कहीं किया ही नहीं। राजधर्म का अगर इनको पालन करना होता तो कर्नाटक चुनाव में इन्होंने बजरंग दल और बजरंगबली का इस्तेमाल नहीं किया होता। झारखंड के चुनाव प्रचार में ये जब दिल्ली में पुलिस ने जब कोई घटनाक्रम हुआ था और बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे उधर निजामुद्दीन साइड में शाहीन बाग को मामले को लेकर, तो प्रधानमंत्री ने उनके कपड़ों पर कॉमेंट किया था। कोई भी प्रिय जो राजा होगा या प्रधानमंत्री होगा उसका राजधर्म में थोड़ी है कि आप किसी के अल्पसंख्यक समुदाय के लड़कियों पे या उनके कपड़ों पे आप कमेंट करो। तो राजधर्म का पालन तो कहीं किया ही नहीं इन्होंने। 15 अगस्त 1947 भारत के आजादी का दिन। यदि सत्ता का हस्तांतरण सिंगोल देकर हुआ था, जैसा कि दावा किया जा रहा है सरकारी पक्ष द्वारा वीडियो बनाकर कि लॉर्ड माउंटबेटन ने सिंगोल देकर सत्ता का हस्तांतरण किया था, यदि कह रहा हूं नोट कीजिएगा, इस पर ऐतिहासिक प्रमाण इसके कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हवा में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रहा है। और अगला वीडियो जब मैं लेकर आऊँगा पूरे किताब के रेफरेंस के साथ लेकर आऊँगा। बहरहाल यदि भारत में ऐसा हुआ तो एक दिन पहले आज़ाद हुआ था पाकिस्तान। पाकिस्तान में सत्ता का हस्तांतरण कैसे हुआ, यह सवाल है। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा सिंगोल विशेष। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और उस समय जब गुजरात में जो एक तरह का मैसेकर हुआ था, हिंसा हुई थी, उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा था कि राजधर्म का पालन नहीं हुआ, और अब मोदी साहब प्रधानमंत्री बन चुके हैं, 2 टर्म 10 साल, आज उनका पूरा 9 साल पूरा हो गया। अब राजधर्म की जगह वो राजदंड लेकर आए हैं, तमिलनाडु से लेकर आए हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना तो नहीं है। क्या इस सिंगोल का ऐतिहासिक प्रमाण चोल साहित्यों में, उनके इंस्क्रिप्शंस में मिलते हैं? यह शोध का विषय है और अगले एपिसोड में इस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन इस एपिसोड में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे साहब हैं, और भारत की राजनीति पे इनकी नज़र तो रहती ही रहती है, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया कहें तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, तमाम इन पर इनके लेख छपते रहते हैं। इनसे अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये मामला चल रहा है। और प्राचीन भारत के इतिहास में इन्होंने MA भी किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी से MA भी किया हुआ है। कल से ही हम दोनों पूरा नीलकंठ शास्त्री से लेके तमाम चंपक लक्ष्मी कई किताब, DN झा की किताब देख चुका हूँ, तमाम किताबें देख चुका हूँ कि इसके रेफरेंस सिंगोल के कहाँ पर हैं। एक किताब में एक जगह रेफरेंस मिला है, और सबसे प्रमाणिक किताब है वह है नीलकंठ शास्त्री साहब की किताब। उस समय इंडेक्स में जाकर देखिए, ये शब्द आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो आखिर ये कहाँ से लेकर आया गया है या इसको फैब्रिकेट किया गया है, यह शोध का विषय है। चलिए संजीव जी बताइए जरा सा। देखिए, नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए, जब सेंगोल की बात आ रही है तो पहले तो हम भी मॉडर्न इंडिया भी मैंने पढ़ा है, और तमाम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड किताबें हमने पढ़ी है, जिसमें जितने भी हों, चाहे राष्ट्रवादी इतिहासकार हों, चाहे वामपंथी इतिहासकार हों, चाहे सबाल्टर्न हिस्टोरियंस हों, सुमित सरकार, विपिन चंद्रा, राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भी मॉडर्न इंडिया। तो जो सत्ता का हस्तांतरण को लेकर जो एक नई बात जो आई है वो किसी भी किताब में दर्ज नहीं है कि इस तरह से माउंटबेटन ने सेंगोल देकर
नेहरू को सत्ता का हस्तांतरण किया था, पहली बात। तो अगर ये बहुत बड़ा घटनाक्रम अगर वो उस जमाने का होता तो इतिहासकार निश्चित रूप से इसका उल्लेख करते हैं। और चूंकि जिस तरह की बातें बताई जा रही है कि नेहरू जी ने राजगोपालाचारी जी से डिस्कशन किया, फिर राजगोपालाचारी ने तंजावुर में वहाँ बात करी और सारा फिर वहाँ से वो बना के लाया गया और इस ढंग से फिर नेहरू जी ने माउंटबेटन को दिया, फिर माउंटबेटन ने उसको सिंबॉलिक वापस नेहरू जी को दिया और सत्ता का हस्तांतरण हुआ। सवाल ये है कि जब उस समय के जितने भी घटनाक्रम हैं, आज भी द हिंदू में खबर जो आई है उसका वो उसमें ये क्वेश्चन उठाया है कि क्या ये वाकई में हुआ था, और उस समय के जो भी और भी चीज़ थे जैसे न्यूज़पेपर्स थे, उस समय के जो मैगजीन्स थे, उसमें सत्ता हस्तांतरण का कोई ये तरीका और या ये जो घटनाक्रम को लेकर कहीं उल्लेख नहीं नजर आया है। तो यही एक क्वेश्चन उठ रहा है कि आखिर एकाएक ये बात क्यों उठाई गई, ये इसको इतना महत्वपूर्ण क्यों बनाया गया है, इसको स्पेसिफिक रूप से क्यों जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि सेंगोल है क्या, न्याय का प्रतीक, राजदंड का प्रतीक। ये जो बताया जा रहा है कि चोल साम्राज्य के जो राजा थे वो पुजारियों के द्वारा इसका ग्रहण करते थे और ये न्याय का एक प्रतीक होता था। देखिए हो सकता है, देखिए इतिहास की जितनी भी किताबें हमने कल परसों से पढ़ी है, चोलों के आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी देखा, चोलों के बनाए हुए मंदिरों के सारे उल्लेख देख लिए, चोलों के द्वारा बनाए गए सिंचाई, इरिगेशन, स्थानीय जो निकाय का जो उनका सिस्टम था सारे पढ़ लिए। कहीं पे और कोट्टम कुर्रम जितने भी उनके जो स्थानीय गवर्नमेंट थे, इवन के जो शैव मंदिर सबसे ज़्यादा उन्होंने बनवाए हैं, सारे जगह चर्चा की है। कहीं ये चर्चा नहीं सामने आई है कि जो चोलों के जो सबसे बड़े 3 महान राजा थे, राजराज चोल के बाद उनके बेटे राजेंद्र चोल और राजेंद्र चोल के बाद उनके बेटे राजाधिराज चोल, इन तीनों में कहीं ये नहीं होता है कि जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया और सिंहासन लिया तो कहीं भी ये नहीं हुआ कि अमुक मंदिर के या उप पुजारी ने उनको राजदंड देकर या संगोल देकर उनको वो किया। नहीं तो जनरली ये उल्लेख होता है कई जगह। हो सकता है कि लोकल कहीं पॉकेट्स में प्रैक्टिस रहा, लोकल कहीं ऐसा होता है कि कहीं आप जैसे आज की डेट में कोई मुख्यमंत्री किसी गांव में जा रहा है, इलाके में जा रहा है, तो स्थानीय लोग उसको मुकुट डाल देते हैं, कोई अलग तरह का गिफ्ट दे देते हैं, इस तरह की तो कोई परंपरा होगी। लेकिन ये कोई ऐसी परंपरा अगर होती, बहुत बड़ी परंपरा, राजसत्ता का प्रतीक, न्याय का प्रतीक, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इतिहास की किताब में और प्राचीन भारत के इतिहास की किताबों में और दक्षिण भारत से लेकर जो तमाम जो रिसर्च वर्क हुए हैं उसके, चाहे आर्कियोलॉजिकल कोई एविडेंस हो, चाहे लिटरेचर का एविडेंस हो, अगर बहुत बड़ा एविडेंस और बहुत हो तो उसको बहुत प्रोमिनेंटली डिस्कस किया जाता। तो वो कहीं पहली बात तो नज़र नहीं आ रहा है कि ये ऐसा हुआ है। सेकंड तो एक इम्पॉर्टेंट बात उठता है कि अगर भारत में इतने बड़ा महत्वपूर्ण घटना थी ये जो सेंगोल को लेकर की जो माउंटबेटन ने, तो पाकिस्तान एक दिन पहले बना था, सत्ता हस्तांतरण दोनों तरफ हुआ है, तो माउंटबेटन ने उनसे भी पूछा होगा कि आपका सत्ता हस्तांतरण कैसे किया जाए। चाहे उस समय मोहम्मद अली जिन्ना थे जो पाकिस्तान के जो जनक थे, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उनके राष्ट्रपिता वो हैं, और भी उनके मुस्लिम लीग के तमाम लीडर्स थे जिसमें बड़े बड़े लीडर्स थे। किसी से तो पूछा होगा जो उस समय इंटरिम गवर्नमेंट में यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वहाँ कहीं रेफरेंस तो होगा। हाँ, कहीं रेफरेंस तो उन्होंने कहीं डिस्कस नहीं किया कि सत्ता का हस्तांतरण का ये तरीका था। वो स्पेसिफिक रूप से माउंटबेटन ने उनसे पूछा और माउंटबेटन ने उनको ये दिया। ये जितना भी पाकिस्तान की जब हिस्ट्री पढ़ी जाती है तो कहीं अभी उसका कोई नजर नहीं आया है। तो ये एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट है कि आखिर एकाएक ये पार्लियामेंट के जो उद्घाटन है उससे पहले ये सेंगोल की चर्चा क्यों हुई है। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण बात उठाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम कोशिश कर लिए और तमाम प्रयास करने के बावजूद वो वहाँ पे घुसपैठ नहीं कर पा रहा है। ये तमिलनाडु के अंदर ज़मीन पे उनका जो है वर्क स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया, राजनीतिक जो ज़मीन है उसकी पकड़ उनकी मजबूत नहीं हुई है। तो इन्होंने, हो सकता है कि इनके एडवाइजर्स होंगे, इनके बड़े लोग होंगे, जो इनका टीम होगा, उन्होंने एडवाइस किया होगा कि कोई ऐसा प्रतीक तमिलनाडु को उठाओ जो तमिल प्राइड को बढ़ाए। तो निश्चित रूप से तमिलों का एक बहुत सबसे महान जो शासक हुए हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया में हम लोग गुप्तों को सबसे महान बोलते हैं, या उनसे पहले मौर्यस को महान बोलते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में हर्षवर्धन को महान बोलते हैं एंसेंट इंडिया में। ये 3 बड़े बड़े हुए हैं। तो वैसे वहाँ का जो साउथ इंडिया का जो सबसे बड़ा महान शासक जो वंश जो था वो चोल वंश आता है। उसके छोटे छोटे थे पल्लव थे, उनके पास पांड्यास थे, चालुक्य थे,
तीनों से उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, तीनों के इलाकों पे उन्होंने दबदबा भी बनाया। और चोल इसलिए भी महान बना जाते हैं कि श्रीलंका पे भी इन्होंने कब्जा किया लंबे समय तक। राजन चोल और अधिराजा चोल के टाइम तक श्रीलंका पूरी तरह से इनके कंट्रोल में रहा, और इनकी नौसेना बहुत स्ट्रांग थी। और ये जो आप देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी वाले एरिया में बहुत ही स्ट्रांगली ये वर्क करते थे। सुमात्रा से लेके इंडोनेशिया तक भी इन्होंने अटैक भी किए और अपने मजबूती दिखाई, और चाइनीज लोगों को वहां पे घुसपैठ नहीं करने दिया। ये भी दर्ज है कई जगहों पे, तो इसलिए महान थे माना जाता है। साउथ इंडियन हिस्ट्री में इनका नाम बड़ा स्ट्रांगली मेंशन किया जाता है। दूसरा, इनका जो लोकल गवर्नमेंट के प्रशासन के लिए भी माना जाता है। सवाल यह है कि अगर आप तमिल प्राइड को अपना रहे हैं तो आप सिर्फ तमिल प्राइड में उनके राजदंड की बात क्यों कर रहे हैं? सेंगोल मान लिया कि रायन चोल को, राजराजा चोल को दिया गया। सोशल जस्टिस नहीं बात कर रहे हैं हम कहते हैं कि जो चोलों ने जो काम किया उसको अपना लो। चोलों ने स्थानीय निकाय का जो शासन था बहुत स्ट्रांग किया। आप तो पार्लियामेंट को स्ट्रांग किए जा रहे हो, आप तो विधानसभा फेडरल स्ट्रक्चर पे हमला किए जा रहे हो। पार्लियामेंट को भी चलने नहीं दे रहे हैं। वो राजशाही थी, उस राजशाही में भी स्थानीय निकाय को उन्होंने स्ट्रांग किया। जो छोटे छोटे जो उनके जो ग्राम सभा थी उसको स्ट्रांग किया, ये सारा स्ट्रांग किया। आप तो राज्य के विधानसभाओं के भी पावर छीनने को फिर रहे हो। यहाँ दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर को आपने पावरफुल बना दिया, यहाँ पे जो चुने हुए मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप राजधर्म की बात के लिए राजदंड की बात क्यों कर रहे हैं? मैं उस पर आता हूँ। एक मेरे जहन में एक सवाल आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी। चोल जो है एक समझिए एक तरीके से ब्राह्मणवादी और मंदिर बनाने वाले, उनके यहाँ ब्राह्मणों को बहुत लैंड ग्रांट दिया गया है। डीएन झा की किताब है और इस किताब का नाम है, मैंने एमए में पढ़ा था कि इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन अर्ली इंडिया इशूज एंड पैराडाइम, 1993 में छपी थी। इसमें 5वां चैप्टर है, ये देख लीजिए, ये 5वां चैप्टर। और इसमें फ्यूडल ट्रेड्स ऑफ टेम्पल इन अर्ली मिडिएवल साउथ इंडिया, 700 से 1300 के बीच ये अवधि है। और इसमें डीएन झा लिखते हैं कि जो मंदिर है एक सामंती संस्था के रूप में इमर्ज कर गया था और इनको गांव के गांव देवदान लैंड ग्रांट दिए जाते थे। मंदिर में जो है टेम्पल स्टाफ की बहुत संख्या में वृद्धि हो गई थी। 600 स्टाफ थे, 400 नर्तकियां थी, ड्रमर्स थे तमाम, और उनको वेतन के स्वरूप में जमीन दिया जाता था, जीवितम। और कई रेफरेंस मिलते हैं कि डांसिंग गर्ल ने जो टावर पे, मंदिर के टावर पर चढ़ के चढ़कर आत्महत्या भी कर ली। मेरे कहने का मतलब यह है संजीव जी कि ये मोनार्की था, एक ब्राह्मणिकल सिस्टम का मोनार्की था। जो राजदंड है या जो सिंगोल है, ये शूद्रों अस्पृश्यों का दमन का प्रतीक है कि नहीं है? क्या ये पहले, आप तो एंशिएंट के स्टूडेंट रहे, धर्म का मतलब था वर्णाश्रम धर्म, वर्ण व्यवस्था को मेंटेन रखना, यही धर्म था जी। तो उसमें जो है वर्ण के हिसाब से सजा भी थी और काम भी था, ठीक। तो ये क्या, ये जो सिंबोलिज्म है ये शूद्रों, अतिशूद्रों, अस्पृश्यों के खिलाफ है, उनके दमन का प्रतीक है? देखिए, अभी तक जो ये सरकार की तरफ से जो ऑफिशियली बताया गया है कि न्याय का प्रतीक है। देखिए, राजदंड तो न्याय तो वर्ण के हिसाब से न्याय मिलता था ना। अब जहाँ तक कि चोलों के समय की बात है तो चोलों को लेकर एक बड़ा स्ट्रेस था कि मोनार्की जो भी राजशाही होती थी उसमें क्या होता था कि उनको राजाओं को पता होता था कि ये जो मंदिर है ये भी एक सत्ता का केंद्र होता है और लोगों का यहाँ पे एक झुकाव होता है। तो मंदिरों से ऑफिशियल वो अपने प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए लैंड ग्रांट देते ही थे। चोलों के बारे में एक बड़ा दिलचस्प बात है कि पड़ोस के पांड्य राज्य में जब इन्होंने अटैक किया तो इन्होंने मंदिरों को भी तोड़ा है। पड़ोस के पांड्य राज्यों में विरोधी मंदिरों को भी तोड़ा है। तो ये मेरा मानना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अब चोल हिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें निश्चित रूप से है कि शूद्र जो थे भूमिहीन थे, उनका शोषण होता था। ये सारा फैक्ट्स है हिस्ट्री में, इससे कोई हम डिनाई नहीं कर सकते। तो मेरा ये मानना है कि उस राजदंड को अगर ये अपना रहे हैं तो अब इनके दिमाग में क्या चल रहा है मैं ये नहीं कह सकता कि राजदंड दिखा के ये बताना चाहते हैं कि हम पूरी तरह से स्पष्ट कर दूंगा जी। हिंदू राष्ट्र बनाने के साधु संत मांग कर रहे हैं लगातार जी। नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं जी। आप देखिए जो प्रतीक लिए गए, अशोक स्तंभ चाहे राजध्वज पर जो चक्र है तमाम, ये बौद्ध दर्शन से लिए गए। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर अकेले नहीं लिए होंगे, जवाहरलाल नेहरू और तमाम कैबिनेट की सहमति से
वो पूरा आइडिया वहां से लिया गया, ठीक। और समता, बंधुता, न्याय, ये भी बहुत दर्शन पर है। और ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट में लड़ाई बहुत पुरानी है। अम्बेडकर ये भी लिखते हैं कि भारत का इतिहास और कुछ नहीं, ब्राह्मण और बौद्धों के बीच युद्ध का इतिहास है, ठीक। तो क्या इस सिंबोलिज्म के थ्रू, सिंगोल के थ्रू एक डिपार्चर हो रहा है दर्शन में, कि जहाँ बौद्ध ट्रेडिशन को आप छोड़ रहे हैं, आप ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन को ला रहे हैं, ब्राह्मणवादी? देखिए इनके जो विचारधारा में निश्चित रूप से जो सिस्टम है या जो जिस विचारधारा से आते हैं, दक्षिणपंथी पार्टी है, तो उसमें निश्चित रूप से आप पार्टी के पूरा संगठनात्मक ढांचे को भी देखिएगा तो उसमें ऊंची जातियों के लोगों का कंट्रोल है। तो जब ऊंची जातियों के लोगों का कंट्रोल है तो ऑटोमेटिक है कि उसमें विचारधारा या सोच लगभग वही होगी जो उनके सिस्टम को सूट करता है। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें इस पार्टी की विचारधारा में ब्राह्मणों के पैरेलल एक वैश्य कम्युनिटी के लोग भी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, जिनको एंशिएंट इंडिया में सामाजिक रूप से तीसरे नंबर के दर्जे पर रखा जाता था। लेकिन आप देखिए कि कई बेस्ट कम्युनिटी के लोग भी सरकार को कंट्रोल कर रहे हैं। वो निगम सभा और निगम पुत्र कहते थे, निगम सभा, वो पैसा प्रोवाइड करते थे ना, जनेऊ पहन सकते थे। हाँ, और लेकिन उनको सामाजिक रूप से क्षत्रियों के बराबर का दर्जा नहीं था वैश्यों को। तो मोदी जी क्या हुआ, लेकिन इस सरकार में आप देखिए कि वैश्यों का कंट्रोल बहुत ज्यादा है। तो मोदी जी ऐतिहासिक बदलाव नहीं कर रहे हैं। आप ये कहने के लिए कह सकते हैं कि ब्राह्मण वैश्य अलायंस भी आप कह सकते हैं, ब्राह्मण और वैश्य का अलायंस भी कह सकते हैं। सवर्णों का अलायंस है, तो भूमियारों का भी है उसमें, ठाकुर भी है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीजें हो सकती है, लोग भी है, ये जो है ना। लेकिन सवाल ये है कि अब वैसे तो देखिए, मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे दलित नेता भी हैं, और सवाल दलित या पिछड़े होने का नहीं है, सवाल है कौन सा विचारधारा को आप आगे लेके जा रहे हैं। दलित वो जाके आरएसएस में शाखा लगाता हुआ कहता हो कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो उस दलित का लेकर आचार करेगा क्या आदमी? नहीं, बेसिकली बात तो यही है ना कि जो आरएसएस की जो विचारधारा, और अब बात ये फिर यही आ जाती है कि क्या प्रधानमंत्री को वाकई में कोई हिंदू सिंबल ही लेना था, तो उत्तर भारतीय किसी हिंदू राजा का सिंबल इन्होंने क्यों नहीं लिया? तमिलनाडु में राजनीति करना है। मैं यही बात बोल रहा हूँ कि इसमें भी बहुत ज़्यादा आप ये नहीं कर सकते कि बहुत ज़्यादा हिंदुत्व से लगाव हो गया है इनको। ये जो नहीं, ये थ्योरेटिकली मैं आपसे असहमत हूँ जी। पूरे 10 साल में हिंदुत्व का ही बाजार गर्म है, पूरा हिंदुत्व का ही बाजार गर्म है। बेशक 80 करोड़ हिंदू जो है 5 किलो 10 किलो उससे मतलब नहीं ना, सब जाके देखिए फिर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सब जय 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 कर रहा है। सबसे ज्यादा हिंदू बेरोजगार हो रहे हैं। और सारे वाइस चांसलर जाके देखिए, सारे प्रोफेसर, सतपाल मलिक बोले हैं कि बहुत की औकात कॉलेज के प्रिंसिपल बनने लायक नहीं है, वो भी वाइस चांसलर बना हुआ है। मेरा ये मानना है सब जगह आरएसएस से लिस्ट जा रहा है। जिस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना अगर है तो उस हिंदू राष्ट्र में सबसे ज्यादा बेरोजगार हिंदू हुए हैं, ये एक फैक्ट है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। पब्लिक सेक्टर बंद हो रहा है, सब ब्राह्मण, सब भूमियार वाइस चांसलर थोड़ी बन जाएगा, लेकिन उसको एक साइकोलॉजिकल हाँ, शूद्र अतिशूद्र को दबा के रखेंगे। ये चाय बेच रहा है यहाँ पे, ये सिक्योरिटी गार्ड जो है ना, भूमियार ठाकुर होगा, चलिए मिलवाता हूँ अभी, लेकिन उससे पूछेगा तो उसमें नहीं, ये सब को खत्म होना चाहिए। ये आप कह सकते हैं कि अपर कास्ट ये खुश हो रहा होगा कि पब्लिक सेक्टर बिक रहा है, चलो बिक रहा है, आरक्षण तो खत्म हो रहा है, ये कह के खुश हो सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान समाज के बहुसंख्यक हिंदू समुदाय को भी हो रहा है। वो बेशक ना माने, 10 साल बाद उनको समझ में आएगा, 15 साल बाद समझ में आएगा ये क्या हो रहा है। जो न्यूज, आप इस बात से सहमत नहीं कि सिंगोल जो राजदंड है वो ब्राह्मणवादी सामंत? मेरा तो सिंपल ये सुनना है कि राजदंड जैसे शब्द का प्रयोग ही नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। आपको सत्ता जनता सौंपती है, आपको कोई राजा या पुरोहित या मंदिर का पुरोहित, आपको ये राजतंत्र नहीं है कि कोई गधा भेंट कर दिया और आप ले लिया और भारत के शासक हो गए। ये आप चुनाव में जीत के आए हैं और आपको भी पूरे देश का मैंडेट नहीं मिला है। 35% लोगों का वोट मिला है। देश के 22-28 राज्यों में से मात्र आप 7-8-10 राज्यों में से आपको 300 सीटें आई हैं इस कंट्री के अंदर। तो आप कैसे कर सकते हैं? कोई राजतंत्र थोड़ी है। और सबसे बड़ी बात है, तो मंत्री की हिम्मत नहीं है जाके बोलने का, तो राजतंत्र ही तो है। ये तो वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री समझे उस बात को तो किस तरह के शासन में काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक फैक्ट है कि आपको मात्र 20 करोड़ वोट मिले 60 करोड़ में से, और 12 करोड़ वोट तो आपके मुख्य विपक्षी दल को भी मिला है। तो राजदंड का, और पहला बात है कि राजदंड जो होता है, दंड देंगे लोकतंत्र में न्यायपालिका के हाथ में दंड देना। ये कोई प्रधानमंत्री या उसका प्रतीक नहीं है कि राजदंड। दूसरा है कि आपको अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था आप राजधर्म का पालन कीजिए। राजधर्म के पालन की जगह आप राजदंड की अगर बात कर रहे हैं, तो राजधर्म का पालन अगर आप करते हैं, राजधर्म में एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है राजधर्म में, जिसमें परोपकार भी आता है, न्याय भी आ जाता है, अंतिम समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण भी आता है राजधर्म में। तो
परोपकारी राजधर्मी राजा का, हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ते थे कि बहुत ही राजधर्म का वो पालन करता था। तो राजदंड का तो मैंने कहीं इतिहास में पढ़ा भी नहीं कि वो राजदंड का राजा पालन करता था। सबको दंड देने आए हैं। इतिहास के किताबों में हर जगह हम लोग पढ़ते थे कि वो राजधर्म का पालन करने वाला शासक था, राजदंड का पालन करने वाला शासक। राजधर्म मतलब ब्राह्मणवादी व्यवस्था का धर्म। नहीं, राजधर्म का मतलब ये भी कम से कम परोपकार भी उसमें एक अंदर आ जाता है। बेशक वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था की बात कर रहा हो, लेकिन अंतिम समाज का अंतिम छोर के लिए थोड़ा बहुत तो करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा वो। कोई भी राजा बाहर रखता था वो ठीक है वो मैं इस बात को नहीं कर रहा हूं। आपकी चेतना जो है ना अभी सवर्ण चेतना खूब कर रही है, आप बचा रहे हैं। नहीं, हम मोदी साहब को नहीं बचा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि अटल जी ने इनको कहा था कि राजधर्म का आप पालन कीजिए। राजधर्म के पालन तो इन्होंने 9 साल में कहीं किया ही नहीं। राजधर्म का अगर इनको पालन करना होता तो कर्नाटक चुनाव में इन्होंने बजरंग दल और बजरंगबली का इस्तेमाल नहीं किया होता। झारखंड के चुनाव प्रचार में ये जब दिल्ली में पुलिस ने जब कोई घटनाक्रम हुआ था और बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे उधर निजामुद्दीन साइड में शाहीन बाग को मामले को लेकर, तो प्रधानमंत्री ने उनके कपड़ों पे कमेंट किया था। कोई भी न्याय प्रिय जो राजा होगा या प्रधानमंत्री होगा उसका राजधर्म में थोड़ी है कि आप किसी के अल्पसंख्यक समुदाय के लड़कियों पे या उनके कपड़ों पे आप कमेंट करो। तो राजधर्म का पालन तो कहीं किया ही नहीं इन्होंने। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, जो संघ से जुड़े हुए थे, भाजपा से जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा था कि आप राजधर्म का पालन कीजिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हुए निकल गए थे कि हम राजधर्म का ही पालन कर रहे हैं साहब। इन्होंने ये कहा था। अब इसको समराइज करते हैं। संजीव जी की चेतना आज फुंकार मान रही है। प्राचीन इतिहास का मैं छात्र हूं और मैं समझता हूं कि धर्म का पालन, उसमें एक होता है पावर और एक होती है अथॉरिटी। पावर होता है राजा के पास विच इज सेकुलर होता है। अथॉरिटी होता है ब्राह्मण के पास जो कि रिलीजियस होता है। और राज तिलक जब तक नहीं करेंगे तब तक आप राजा नहीं बन सकते हैं। जब तक राज मुकुट नहीं पहनाएंगे तब तक आप राजा नहीं बन सकते। ये था अथॉरिटी। और राजा का कर्तव्य क्या होता था? धर्म का पालन करना, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना। अगर वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं हुआ तो उसको कलयुग माना जाता था, जिसका उल्लेख लगातार बारंबार पुराणों में है। कलयुग। बहरहाल इस डिबेट में आता हूँ, सिंगोल की जो परिकल्पना है वो सब कही कहानी है, ऐतिहासिक रूप से प्रूफ है ही नहीं है। कोई प्रूफ नहीं है। पूरे आप चोला इंस्क्रिप्शंस में देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो इस सिंगोल प्रदान करने की जो नैरेटिव है, कथा है, वो जो है वो भी ऐसी हवा में है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का है। उस समय के न तो कोई फोटोग्राफ है, न तो कुछ भी है, न अखबार का रिपोर्टिंग जैसे सत्ता हस्तांतरण का तो आ रहा है। लेकिन सिंगोल ऐसे लिए हुए प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन का कहीं फोटो नहीं है। इसका भी प्रूफ नहीं है कि माउंटबेटन को सिंगोल दिया गया। इसका कोई प्रूफ नहीं, सब कहानी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की उपज है। देखते रहिए अम्बेडकरनामा। ऐसी ऑथेंटिक जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। पूरा वीडियो सुनिए और सुनाते और शेयर करते रहिए। शुक्रिया। जय भीम। नमस्कार।